आज हम पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो मिलकर किया जाता है, जैसे दो या जब दो से अधिक पर्सन मिलकर कोई बिजनेस कोई वेंचर करते हैं। मतलब ये ना स्पेसिफिक बिजनेस होता है जो टेम्पररी होता है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा होगा ये एंड हो जाएगा। तो कहता है कि एक ज्वाइंट वेंचर है ना, ये एक बिजनेस वेंचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक जो पार्टीज होती हैं वो एग्री होती हैं ज्वाइन होने के लिए, एक साथ काम करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस को, ताकि उससे जो भी गेन या लॉसेज होंगे उनको शेयर कर पाएँ एग्रीड प्रोपोर्शन में। कहता है कि ये लिमिटेड होता है सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस डील तक, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाना, पर्टिकुलर लॉट ऑफ गुड्स को बेचना। ठीक है, इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है एक टेम्पररी पार्टनरशिप। बिना कहता है कि बिना इसमें ना तो हम फर्म का नाम यूज करते। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है एक पर्टिकुलर बिजनेस डील के लिए, और ये एंड हो जाता है जैसे ही वो पर्टिकुलर बिजनेस डील है ना वो ओवर होती है। कहता है कि जो पार्टीज होती है ना ज्वाइंट वेंचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, को वेंचर। एंड जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर किया जाता है उनके द्वारा एग्रीड प्रोपोर्शन में या इक्वली, जब एग्रीमेंट अब्सेंस हो। फिर कहता है फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिटीज क्या है इसके। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है ज्वाइंट वेंचर के। तो एक तो टेम्पररी है ये एग्जिस्टेंस में आता है सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस डील के लिए, और एंड हो जाता है जैसे ही वो पर्टिकुलर डील है ना वो पूरी होती है। कहता है कि यहाँ पे एजम्पशन है कि वेंचर है ना वो कंटिन्यू नहीं रहेगा इनडेफिनेटली, तो फर्म का नाम भी यहाँ पे नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। मेन पर्पज क्या है ज्वाइंट वेंचर का, प्रॉफिट कमाना और उसे को वेंचरर्स में बांटना एग्रीड प्रोपोर्शन में। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो वो इक्वली बांट लिया जाता है। जो वर्क होता है ज्वाइंट वेंचर का वो या तो सारे को वेंचरर्स कर सकते हैं या कुछ मतलब उनके बिहाफ पर कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि ये टेम्परेरी होता है नेचर में, इसीलिए जो अकाउंट होते हैं ज्वाइंट वेंचर के वो है ना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे मेंटेन नहीं किए जाते। गोइंग कंसर्न मतलब कि हम ये मान के चलते कि बिजनेस है ना लॉन्ग रन में भी सर्वाइव करेगा, ऐसे चलता रहेगा। कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता कैपिटल एक्सपेंडिचर में और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जब भी हम ये अकाउंट मेंटेन करते हैं दोनों ही डेबिट में लिए जाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट के। और कहता है कि जब जॉइंट वेंचर असेट्स पूरी हो जाती है, मतलब जब जॉइंट वेंचर पूरा हो जाता है तो जितनी भी असेट्स होती है जॉइंट वेंचर की या तो बेच दी जाती हैं या को वेंचर खुद से ले लेते हैं एक एग्रीड वैल्यू पर, और जो अमाउंट है ना वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, नेसेसिटी क्या है भाई, ज्वाइंट वेंचर हम क्यों करते हैं। मेन ऑब्जेक्ट है ज्वाइंट वेंचर का कि कंबाइन करना कैपिटल को, स्किल्स को, अलग अलग लोगों की। मेन पर्पज क्या है, प्रॉफिट कमाना। जो एक पर्सन है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस डील को प्रॉफिटेबल समझ सकता है, कहता है कि बट कई बार क्या होता है कि वो उस डील को पूरा करने के पोजीशन में नहीं होता। क्या पता उसके पास पैसों की कमी हो, क्या पता स्किल्स की कमी हो, तो वो ना हाथ मिला लेता है दूसरे लोगों के साथ एक बिजनेस को करने के लिए। जो एक को वेंचरर होता है वो फंड्स दे सकता है, ठीक है, अपनी स्किल्स वगैरह दे सकता है। तीसरा है वो एक्सपर्ट हो सकता है खरीदने से बेचने में। तो कहते हैं कि जब जो सर्विसेज होती हैं सभी को वेंचर की वो इकट्ठी हो जाती हैं, पूल टुगेदर हो जाती हैं, तो कहते हैं कि जो वेंचर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। फिर इसके बाद बताया हमें डिफरेंट ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में, लग तो वैसा ही रहा है। तो देखो ज्वाइंट वेंचर में कोई नाम नहीं होता स्पेसिफिक, जबकि पार्टनरशिप में एक नाम होता है फर्म का। ज्वाइंट वेंचर में हर मेंबर को वेंचरर कहलाता है और यहाँ पे पार्टनर। ज्वाइंट वेंचर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम की लिमिट होती है 50। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पार्टनर मतलब जो ज्वाइंट वेंचर उसमें रजिस्ट्रेशन की, जबकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। कहते हैं कि जो जॉइंट वेंचर उसमें जो अकाउंट होते हैं जॉइंट वेंचर के वो मे और मे नोट भी सेपरेटली मेंटेन हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वहाँ पे जो मतलब बुक्स वगैरह है वो सेपरेट रखे जाते हैं। ये टेम्पररी होता है और पार्टनरशिप परमानेंट होती है। कहते हैं कि इसमें माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स में वो हिस्सा ले सकता है। कोवेंचर यूजली क्रिए मतलब कैरी ऑन किए जाते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस के फॉर्म में। मतलब कैसे कि भाई आप चाहो ना तो जैसे आप जो कोवेंचरर भी हो कहीं पे और आप खुद का भी ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकते। अब बात आती है इसकी सिमिलरिटीज़। तो देखो दोनों एग्रीमेंट के कारण ही बनते हैं। दोनों पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी रूल्स है वो अप्लाई होते हैं। जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो मिनिमम 2 ही होते हैं दोनों में। पर्पज़ क्या है, दोनों का प्रॉफिट कमाना और उसे अपने आप में बांटना। अगर कुछ भी ना बताया जाए तो इक्वली बांटा जाता है। हर पर्सन ओनर होता है और इसमें जो प्रिंसिपल है एज वेल एज एजेंट है
वो सेम टाइम का रोल प्ले करते हैं, मतलब वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर है जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट में डिफरेंस। तो कंसाइनमेंट क्या था, जब हम कमीशन बेसिस पे अपने सामान को बिकवाते हैं, ठीक है, कंसाइनर होते हैं कंसाइनी। तो यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी होते हैं, जॉइंट वेंचर में को वेंचरर्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं को वेंचरर में पार्टनर्स की, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट की। ये टेम्पररी होता है और ये मतलब कहता है कि पार्टनरशिप नहीं हो सकता, सॉरी ये रह गया। ये सभी प्रकार के लीगल बिजनेसेस वगैरह को लेके चलता है, ये सिर्फ गुड्स को लेके चलता है, मतलब गुड्स की परचेज सेल से रिलेटेड है। जो को वेंचरर होते हैं वो ओनर होता है अपने वेंचर के, जबकि कंसाइनर ओनर होता है, कंसाइनी नहीं होता। जो को वेंचरर्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं फुल पावर बिजनेस को रन करने की, जबकि कंसाइनी एक एग्रीमेंट मतलब एजेंट होता है, वो ना अपने प्रिंसिपल के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ओबे करता है। जनरली जितने भी को वेंचरर्स होते हैं वो पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि कंसाइनर ही सिर्फ फंड देता है, कंसाइनी नहीं देता। को वेंचरर वो पार्टनर्स होते हैं, कहता है कि वेंचरर्स पार्टनर्स होते हैं, इसीलिए वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को वेंचर के। कंसाइनी कहता है कि रिसीव करता है सिर्फ कमीशन को एंड रिम्ब्यूज करता है अपने एक्सपेंसेस को। जो को वेंचरर्स होते हैं डू नॉट सेंड अकाउंट सेल्स, वो अकाउंट सेल वगैरह नहीं भेजते एक दूसरे को, वो सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जो कि कंसाइनी है ना, वो अकाउंट सेल भेजता है कंसाइनर को कितना पीरियोडिकली सेल हो रही है, ठीक है। कोवेन फिर कहता है कि ये एग्जिस्टेंस में आता है सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस डील के लिए, जैसे ही वो पूरी होते खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहते हैं कैसे होता है जॉइंट वेंचर में। तो कहता है कि जो अकाउंट्स होते हैं पर्टेनिंग टू जॉइंट वेंचर वो मेंटेन किए जाते हैं उस तरीके से जो शूट करता है को वेंचर से। ये जो मेथड है रिकॉर्ड करने का जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन्स वो प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। एक मिनट। तो कहता है कि इसमें 3 तरीके से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। पहला तो देखो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करें हम जॉइंट वेंचर के लिए यहाँ, या ना मेंटेन करें तो क्या होता है कि इंडिविजुअली है ना सारे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन किया जाए। या कहता है कि जब हर को वेंचर सिर्फ खुद खुद की ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स में मेंटेन करें। तो कहता है 3 मेथड है। जब सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स है ना वो मेंटेन किया जाता है जॉइंट वेंचर में, इसे जॉइंट बैंक मेथड भी बोलते हैं। जब सारे को वेंचर सिर्फ रिकॉर्ड रखते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स का खुद खुद की इंडिविजुअल बुक्स में, या खुद की ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स के इंडिविजुअली रख रहे थे, यहाँ पे खुद खुद की ट्रांजेक्शन्स को रख रहे हैं। ये मेमोरेंडम मेथड क्या होता है। तो हम पहला मेथड पढ़ते हैं जॉइंट बैंक मेथड, ठीक है। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किए जाते हैं जॉइंट वेंचर में, तो कहते हैं जब जो ट्रांजेक्शन होती है वेंचर की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो वेंचर है वो कंटिन्यू रहे एक लंबे समय तक, तो कहता है कि ये यूजुअल होता है कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ओपन किए जाए रिकॉर्ड करने के लिए जॉइंट वेंचर की ट्रांजेक्शन्स को। ये जो मेथड होता है ये सुटेबल होता है तभी जब जो को वेंचर्स होते हैं सेम पैलेस पर होते हैं। इस मेथड में कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम अडोप्ट किया जाता है और जो अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं न्यू पार्टनरशिप फर्म की लाइंस पर। तो कौन कौन से अकाउंट्स है जो हम इसमें खोल के चलते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचरर्स एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या जॉइंट वेंचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को वेंचरर्स का जितने भी को वेंचर एक्स वाई जेड जो भी, और जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है इस नेचर में, और इसमें ये ना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की जगह पे आता है। इसमें हम डेबिट करते हैं परचेज एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट करते हैं सेल्स वगैरह इनकम वगैरह गेंस वगैरह। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है जो क्रेडिट किया जाएगा सभी पार्टनर्स मतलब सभी को वेंचरर्स के अकाउंट में। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो ये लॉस को रिवील करता है जो डेबिट किया जाएगा को वेंचरर्स के पर्सनल अकाउंट में। फिर पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचर, ये जो अकाउंट है ये मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड करने जो भी पैसा वो कंट्रीब्यूट करे हर वेंचर में, या जितनी भी अदर ट्रांजेक्शन है जो को वेंचर से रिलेटेड है कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाए हर को वेंचर्स के द्वारा वो क्रेडिट होगी उसके पर्सनल अकाउंट में। अगर कुछ विड्रॉ करेगा तो डेबिट होगी, जैसे कोई असेट्स ले ली हो या कुछ भी शेयर्स वगैरह लिए तो डेबिट होंगे। जो बैलेंस है इन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो भी अमाउंट ड्यू है को वेंचर को या उससे ड्यू है। अब है जॉइंट बैंक अकाउंट, तो इसमें क्या है, इसमें एक सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। कहता है कि एंड जितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जा रही को वेंचर्स के द्वारा वो आएगी इस अकाउंट में, जो भी अकाउंट है वो यूज़ करते हैं हम रिकॉर्ड करने के लिए सारे कैश ट्रांजैक्शन को, कितनी पेमेंट हुई कितनी रिसिप्ट हुई वो सब कुछ। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले कैश कौन को वेंचर्स पैसा लगाएंगे ना बिजनेस में आ रहे हैं तो जॉइंट बैंक बैंक में आएगा क्योंकि कैश के फॉर्म में आ रहा है तो जॉइंट वेंचर, ठीक है। अलग अलग जितने भी जॉइंट को वेंचरर्स है ना वो। फिर है परचेज गुड्स की परचेज करेंगे तो जॉइंट वेंचर में वो क्या होगा डेबिट, तो जॉइंट बैंक अकाउंट पैसा कहाँ से जाएगा बैंक अकाउंट से।
फिर लगा लो अगर उधार पे खरीदा जाएगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह पे यहाँ पे उस सप्लायर का नाम आ जाएगा जिससे हमने खरीदा है। अगर कोवेंचरर गुड्स देते हैं तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कोवेंचरर का नाम आ जाएगा। ठीक है। और अगर जो एक्सपेंसेस है वो बैंक से पे करोगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर कोवेंचरर पे करते हो उस कोवेंचरर का नाम आ जाएगा। फिर बात आती है गुड्स को बेचेंगे तो पैसे आएंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर कोई कोवेंचरर ले लेता है तो उस पर्टिकुलर कोवेंचरर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर दे रखी है कि अगर हम उनको उधार पे बेचते हैं तो परचेजर का अकाउंट डेबिट होता है एंड जॉइंट वेंचर का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिर बात आती है जब अनसोल्ड गुड्स है ना वो किसी को वेंचर के द्वारा ले लिए जाते हैं तो उसको वेंचर का अकाउंट डेबिट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो एग्रीड प्रोपोर्शन में बांट लिया जाएगा। प्रॉफिट के केस में ये एंड लॉस के केस में ये हो जाएगा। बाद में जितने भी कोवेंचर उनके अकाउंट को सेटल कर दिया जाएगा। अगर उनको पेमेंट करनी है तो उनका अकाउंट डेबिट देन जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर रिसीव करनी तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कोवेंचर अकाउंट। अब जैसे कि यहाँ पे हमें इलिस्ट्रेशन दी गई है 1, तो ए बी इंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में एंड एग्री होते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2 के रेशियो में। एक जॉइंट बैंकिंग अकाउंट है वो ओपन किया जाता है। ए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 एंड बी 20,000, तो क्या हो जाएगी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी और 50,000 एंड 20,000। ठीक है, उसमें 70,000 आ जाएंगे। फिर मेटेरियल परचेज्ड है तो जॉइंट किस में जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे परचेज आ जाएगी। फिर वेजेस पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट वेजेस पे। फिर यहाँ पे पे किए बी के द्वारा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। फिर यहाँ पे है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। फिर सेल्स हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये सब होने के बाद हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से हमें जो भी प्रॉफिट पता चलता है उसके एडजस्टमेंट। यहाँ पे बताया स्टॉक को ए के द्वारा लिया गया है 6200 रुपये में, तो जब ए ले रहा है तो क्या कर देंगे हम, तो ए डेबिट हो जाएगा एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो जो एंट्री हमने समझी है वही है, सिंपल फॉर्म है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये प्रॉफिट है जो हमारे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद मिलता है एंड लास्ट में उनके अकाउंट को सेटल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जितना भी ये जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या है, ये खर्चे हैं जो हमने पे किए हैं, लाइक मटेरियल का है ये, फिर ये हमारा वेजेस का है, और इधर सेल से जो पैसा आया है ना वो पैसा है हमारे पास, और ये जो ए ने जो असेट्स लिए ना उसका पैसा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे प्रॉफिट। अब देखो ए बी, तो जितना पैसा उन्होंने लगाया है वो आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट से जो प्रॉफिट हो रहा है वो आ जाएगा, एंड जो भी अगर इसने कोई असेट्स वगैरह ली है वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, बाद में हम इनको सेटल कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वो भी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, फिर बात आती है जॉइंट बैंक अकाउंट, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, पैसा आया है गया है, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट में ए बी सी इंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में, इक्वल रिस्क शेयर करते हैं और 20,000 27,500 एंड 35,000 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज ऑफ गुड्स है तो क्या आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन उसमें से ना 12,600 ये नहीं परचेज किए हैं तो ए में आएंगे 12,600 क्रेडिट में, एंड और बचे हुए हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से जाएंगे। कैसे, जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज करे तो बैंक से जाएंगे ये, और ए ने जितने परचेज किए वो एक अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसे एक्सपेंसेस हैं जितने इधर हैं ये टोटल इतने हैं, लेकिन कैश में कोई बी ने पे किए वो बी के अकाउंट में चले जाएंगे, और जो कैश से गए हैं वो जॉइंट बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, टोटल सेल्स है जिसमें से 32,000 है ना वो क्रेडिट पर बेचे गए हैं, और बिल भी एक्सेप्ट कर लिया गया इमीडिएटली, और 12% डिस्काउंट भी करवा लिया गया। तो क्या एंट्री होगी, देखो तो बिल्स मतलब बिल है कितने का 32,000 का, और वैसे 89,000 के गुड्स थे तो सॉरी अगर टोटल 32,000 के लिए बिल ड्रॉ हुआ। ठीक है, और बैंक में पैसा कितना है, क्योंकि 89,000 में से 32,000 ही तो थे क्रेडिट पे और बचे हुए तो कैश में आ गया था। अब इस 32,000 पे डिस्काउंट है 12% की रेट से, तो डिस्काउंट करवाया हमने इसे, और 3 महीने के लिए है ना उसने बोला है 3 मंथ्स के लिए बिल है, तो 3/12 कर दिया हमने। ठीक है, हमने इसको 1 मिनट रुकना, ये थोड़ा ब्लर हो गया। ये कलर पोर्शन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, एंड जो पैसा हमारे मिला है वो आ जाएगा। बी आर को हम क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे बी आर डेबिट था क्योंकि असेट्स होती है। फिर यहाँ पे ना इसने बोला है कि जो सी है उसको 6% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। ठीक है,
तो जितनी भी सेल्स हुई थी हमारी पूरी टोटल तो 89,000 की थी, उस पर हम 6% कमीशन दे देंगे सी को, और ये लाइन में प्रॉफिट है उनके अकाउंट को सेटल किया गया है। तो ये हो सकता है, तब हम उनके अकाउंट्स को बना लेंगे। तो वही है कि ये जॉइंट बैंक वेंचर अकाउंट बना दिया, फिर ये उनकी सेपरेट अकाउंट बना दिया, और ये BR अकाउंट ज़रूरी नहीं होता बनाओ, ठीक है, और फिर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे वही है सिंपल। BR देखो, ये तो जो भी आपने परचेज वगैरह किए है, एक अकाउंट जॉइंट बैंक, ये सब ठीक है। BR पे जो डिस्काउंट होता है वो भाई एक एक्सपेंस की तरह ही है, तो वो डेबिट हो, क्योंकि ये लाइक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ही है। क्रेडिट पे सेल हुई थी टोटल, वो हमारी इधर आ गई, ठीक है। तो ये सब इसमें दिखाया गया, और कमीशन पे किया सी को, वो भी इधर आ जाएगा। फिर बात आती है कि अगर एजेंट के थ्रू गुड्स को बेचा जाता है, तो कहता है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा उस अमाउंट से बाय द टोटल अमाउंट ऑफ सेल जो अफेक्ट की गई है एजेंट के द्वारा, मतलब कंसाइनी के द्वारा। और जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा वो सारे एक्सपेंसेस जो एजेंट ने पे किए हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा अगर कोई भी अमाउंट हमें एजेंट से मिलती है। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया, राम एंड मोहन इंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में 1 अप्रैल 2016 को। वो ओपन करते हैं जॉइंट बैंकिंग अकाउंट जिसका सम है 70,000, ठीक है, टोटल 70,000 से ओपन करते हैं, जिसमें से राम 40,000 लेके आता है और मोहन 30,000 लेके आता है। वो एग्री हो जाते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 3-2 में, और उन्हें 6% इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल पे, ठीक है। फिर इसने बोला कि वो परचेज करते हैं, तो देखो 1 अप्रैल को मिले थे, 1 अगस्त को सेटल हो गए, तो कितना, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो एक तो गिना नहीं, 4 महीने हुए ना, तो 4 महीने का उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो उनकी कैपिटल है 40,000, और उस पर है ना 6% की रेट है, और 4 महीने के लिए 4 में 12, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद है वो परचेज करता है गुड्स को 60,000 इन कैश, ठीक है। फिर वो कहता है कि सेंड टू न्यू दिल्ली एजेंट फॉर सेल, और है ना वो न्यू दिल्ली के एजेंट को भेजते हैं बेचने के लिए। फ्रेट एंड इंश्योरेंस होता है 3800 का, जितने भी गुड्स है वो एजेंट के द्वारा बेच दिए जाते हैं इतने रुपए में। तो ये क्रेडिट में आ गए, गुड्स नहीं मतलब इतने रुपए के बेच दिए, पैसा आ गया। एजेंट ने रिमिट कर दिया, अमाउंट डिडक्ट करने के बाद अपना कमीशन है 10% एंड एक्सपेंसिस नहीं, तो एक्सपेंसिस है 1650, एंड कमीशन कितना बनता है सेल्स पे, कितने की रेट से, 10% की रेट से, तो ये आ गया 10,500, ठीक है। तो वो आ जाएगा, ये ऐड कर दिया, मतलब इतना एक्सपेंस हमने किसको पे किया है, एजेंट को, कंसाइनी को, ठीक है। तो ये सारे ये भी हो गया, और ये इंटरेस्ट दोनों को मिलेगा, दोनों पार्टनर्स के एक्सपेंसेस, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया जॉइंट वेंचर से, वो उनके रेशियो में हम बांट देंगे एक्रेट रेशियो में, ठीक है। फिर ये सारी आप आराम से कर सकते हो, ओके। देन है यहाँ पे हमारे पास XYZ इंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट इक्वली। वो ना गुड्स लेके आते हैं फ्रॉम डी से आते हैं 25,000 के गुड्स, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू D टू X 5,000 के। फिर कहता है कि X कॉन्ट्रीब्यूट करता है 3,000 एंड Y कॉन्ट्रीब्यूट करता है 4,000 एंड Z 9,000, तो ये पैसे में आ रहे हैं, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट XYZ जो जो ये पैसा आया है वो सेटल करते हैं अपने अकाउंट्स को विद D के साथ बाई चेक, एंड D के साथ चेक के साथ कर रहे हैं, एंड कहता है कि पेड 750 फॉर कैरेज। एंड देखो अब D से कितने रुपए का सामान खरीदा था, 25,000 का, और उसको हम चेक दे रहे हैं, मतलब बैंक से पैसा दे रहे हैं, तो हम क्या क्या कर देंगे, D का डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट 25,000, ठीक है। 750 कैरेज के जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। फिर कहता है कि वो गुड्स को बेच देते हैं फॉर कैश, ठीक है, 12,500 में, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 12,500 में आ गया, लेकिन ई को क्रेडिट पे, तो ई अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो एक BR एक्सेप्ट कर लेता है तो BR टू E, ठीक है, और एक्सेप्ट करता है कैश 29,500 का, मतलब 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट होगा, तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर में जाएगा जो भी डिस्काउंट हुआ है वो, ठीक है, टू BR। फिर लास्ट में इसने बोला कमीशन मिला है उसको 5% का X को, वो आ जाएगा जॉइंट वेंचर टू X, तो ये जितनी सेल हुई है उसके ऊपर आएगा, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे पूरा हुआ, ये लास्ट में प्रॉफिट एंड उनका अकाउंट सेटल किया गया, तो ये आप सारी एंट्रीज देख सकते हो। फिर इसने ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है, तो ये डिस्काउंट है बिल का, ये इधर ही आएगा, सेल होगी वो भी क्रेडिट में, कोई भी सेल होगी वो भी इधर ही आएगी, ओके। तो ये हमारा इसमें अकाउंट बताया गया। नेक्स्ट है, याद रखना जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं ना बिल के, वो नॉर्मली हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस हो, तो याद रखना नॉर्मल लॉस होता है ना, उसका हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल लॉस से पहले जितने यूनिट थी उनका जो वैल्यू थी वही वही हो गई, और नॉर्मल लॉस के बाद जो यूनिट्स हो गई, जैसे कि मैं समझाती हूँ। AB इंटर होते जॉइंट वेंचर में, लॉस है 2 का, वो ओपन करते जॉइंट बैंक अकाउंट 5 लाख और 3 लाख के साथ, मतलब इतना पैसा लेके आता है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट AB हो जाएगा।
परचेज एंड सेल्स की जाती है जॉइंट बैंक अकाउंट में, लेकिन एक्सपेंसेस हैं वो प्राइवेट सोर्सेज से पे किए जाते हैं। मतलब ए परचेज करता है 2500 kg टी 300 रुपये के हिसाब से, 300 पर केजी के हिसाब से, तो इतने रुपए की परचेज हो गई ये अकाउंट मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक, क्योंकि ये तो सारे बैंक से मतलब उनकी बिजनेस से ही जा रहे हैं। बी इनकर करता है 15,000 फॉरवर्डिंग चार्ज है, तो ये एंड सेंड इट टू बी बाई फॉर इनकरिंग 15,000 है फॉर, मतलब बी को भेज रहा है ए के द्वारा 15,000 के फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर करके, तो ए इनकर कर रहा है फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो यहाँ पे ए, क्योंकि देखो इसने बोला है कि जो एक्सपेंस है वो प्राइवेट सोर्स से पे हुए हैं, तो यहाँ पे जब एक्सपेंसेस की बात आएगी तो वो पर्सनस के नाम से आएगा, जबकि और खर्चा सारा वेंचर के नाम से आएगा। फिर ऐसे ही है, बी ने डिलीवरी ले ली और इतने अनलोडिंग के पे किए और इतने गोदाउन के, तो बी अकाउंट में आ गया अनलोडिंग एंड गोदाउन का। ठीक है, बी ने 2200 kg बेच दी 380 के हिसाब से, तो पैसा आ गया और 5% कमीशन ले लिया। ठीक है, तो इतने पे उसे कमीशन मिल गया। ठीक है, 836 पे उसे कमीशन मिल गया 5% का। फिर आगे इसने बोल दिया 30 kg ऑफ टी है वो लॉस्ट हो गई ट्रांजिट में, मतलब भाई नॉर्मल लॉस हो गया, हमने उसे नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, और फिर कहता है कि अनसोल्ड स्टॉक था ना वो बी ने ले लिया। तो ये सारे आप एंट्री समझ गए, ये समझ गए। अब बात आती है स्टॉक कैसे लिया उसने, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गुड्स थे ना टोटल वो 2500 के भेजे थे और उनकी वैल्यू इतनी थी। ठीक है, कैसे देखो 2500 मतलब केजी गुड्स थे और इतने रुपए के थे, तो ये 2500 केजी गुड्स थे इतने रुपए के थे। फॉरवर्डिंग चार्जेस वगैरह जो थे वो ऐड ऑन हुए। ठीक है, फिर इसमें हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है सिर्फ 30 kg का, वो घटा देंगे, लेकिन खर्चा उतना ही रहेगा जितनी अमाउंट पहले थी। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 kg की वैल्यू आ जाएगी। और एक्चुअल में स्टॉक कितने का बचा है 270 का, क्योंकि देखो 2500 में से 2200 kg हम बेच चुके थे, 300 बचे, 300 में से 30 kg खराब हो गया, तो 270 kg है जो ले लिया जाएगा बी के द्वारा। तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमें पता चल जाएगा एक्चुअल में कितनी वैल्यू उसने ली है बी ने, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अब नॉर्मल लॉस है, इसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं हम। देखो कैसे, ए बी एंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में, प्रॉफिट एंड लॉस इस रेशियो में शेयर इतना पैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 20,000 यूनिट्स परचेज की थी 100 के हिसाब से, डेबिट में दिखा देंगे जॉइंट वेंचर के। ए सेंड करता है मतलब बी को गुड्स पे करके फ्रेट 35,000 का, तो ये कहता है कि फ्रेट पे किया है उसने। ठीक है, ए ने 35,000 का और लोडिंग चार्जेस पे किए, तो ये अकाउंट से आ जाएंगे। फिर ये बी ने डिलीवरी लेने के बाद ये खर्चा किया है, तो देखो ये ए ने पे किया, ये बी ने पे किया, ये परचेज थी। ठीक है, फिर आगे इसने बोल दिया कि बी रिपोर्ट कर देगा उसने 18,000 यूनिट बेच दी 120 की। ठीक है, फिर उसके ऊपर कहता है कि वो डिपॉजिट कर देता है पैसों को ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, और वो ना मतलब रिपोर्ट करता है कि 500 यूनिट तो चोरी होगी, मतलब नॉर्मल लॉस हो गया, और वो रिमेनिंग यूनिट्स को रख लेता है कॉस्ट प्लस 5%, मतलब 5% एक्स्ट्रा पे, और 6% कमीशन लेता है, तो इसके ऊपर 6% उसे कमीशन मिल गया। अब बात आती है कि ये कैसे आया जो स्टॉक उसने लिया है, तो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। देखो ये इतनी यूनिट्स उसे मिली थी बी को, इतने रुपए की थी, ये अनलोडिंग चार्जेस वगैरह जो भी थे सारे आ गए। 20,500 यूनिट खराब हो गए तो वो घटा दिया, 19,500 आ गए, और यहाँ पे ये अमाउंट घट गया 51,500, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल लॉस होता है उसमें जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है उसको हम नहीं लेके चलते, जबकि यहाँ पे सिर्फ हम ना जितनी यूनिट्स खराब हुई होती है वो लेते, लेकिन यहाँ पे ना 500 यूनिट बर्बाद हो गई, तो 500 यूनिट की जो वैल्यू बनती थी ना हम वो घटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 30 यूनिट की जो वैल्यू बनती वो नहीं घटाई थी हमने। तो यही है 60,000 की ये वैल्यू थी 20,000 यूनिट्स की, तो और 500 यूनिट बर्बाद होगी तो 500 की वैल्यू आई, ये घटा दिया। ठीक है, अब ये कितने की 19,500 की, और कितनी बची हुई यूनिट्स है 1,500, कैसे, क्योंकि 18,000 यूनिट्स हमने बेच दी थी, तो कितनी बच गई 2,000 में से 500 बर्बाद होगी तो कितनी बच गई 1,500 कौन ले रहा है बी ले रहा है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया। इसमें ऐड करेंगे 5% एक्स्ट्रा पे ले रहे हैं तो ये आ जाएगा, और हम नॉर्मल लो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th का, तो इसमें बोला है कि ए बी एंटर होते हैं ज्वाइंट वेंचर में 1-2 में, ओपन करते हैं एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट, पे करके 60,000 और 1,00,000 जितनी भी परचेज सेल्स है वो की जाती है बैंक अकाउंट के थ्रू, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो पूरे किए जाते हैं खुद के सोर्सेज से, पर मतलब खुद के प्राइवेट सोर्सेज से। 6% कमीशन मिलती है सेल्स जो भी करता है हर वेंचरर। ए ब्रोड करता है गुड्स 50,000 के एंड फेट करता है फेट 4,000 का, तो ए फ्रेट जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो सब, और 80% गुड्स को 40% बेच देता है गुड्स को एट 40% प्रॉफिट, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 3200 का, तो वो बेचता है 80% गुड्स को। ठीक है, और क्या कहता है कि प्रॉफिट पे बेचता है 40% के। फिर 3/5 है ना अनसोल्ड गुड्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर पूछ ले कोई 3/5 अनसोल्ड गुड्स का कितना होगा, तो 54,000 जो गुड थे उसमें से उसने 80% भेज दिए, उसका बचे होगा 3/5 लेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। बट इसने पूछा नहीं है कहीं भी कितना अनसोल्ड वैल्यू है, लेकिन मैंने वैसे ही समझाया है।
फिर इसने बोल दिया कि है ना, ये जो खराब हुए थे इनसे इंश्योरेंस कंपनी से हमें 41 को क्लेम मिलेगा। तो जितना क्लेम मिलता है सिर्फ हमको वो दिखाते हैं और कोई हम कुछ नहीं दिखा के चलते। सेलिंग एक्सपेंसेस थे। फिर इसने बोल दिया हमें, बी ने गुड्स लेके आया 90,000 के, कैरेज पे किया, ये भी तैयारी आएगा, ठीक है। फिर है 90% गुड्स उतने बचे, इतने परसेंट प्रॉफिट पे, और ये सेलिंग एक्सपेंसेस की। अनसोल्ड गुड्स है ना, वो हर वेंचर खुद के पास ही रख लेता है कॉस्ट प्राइसेस पे, ठीक है। तो ये सेल्स थी, ये क्लेम था, और ये सेल्स थी बी के द्वारा। फिर इसके बाद है ए ने ना स्टॉक लिया है बचा हुआ, तो वो कैसे आएगा, 3/5 अनसोल्ड को घटा के बचा हुआ ले लेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया था ना। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों को कमीशन मिलेगा उनकी सेल्स पर। ये ए ने इतनी की है, बी ने इतनी सेल्स की थी, तो इन दोनों को अपनी अपनी सेल्स पर कमीशन मिल गया 6%। फिर ये बी ने बचा हुआ स्टॉक लिया, तो कैसे लिया, देखो 80% स्टॉक बिक किया था। याद रखना फ्रेट एक्सपेंसेस एड ऑन होंगे, उसके बाद आएगा 50 + 4 54,000 हुए, उसकी 80% बिका, मतलब इतने का बिका था। फिर 40% प्रॉफिट पे, तो ये आ गया था 60,480 का, ठीक है। फिर कहता है कि बी ने कितने का बेचा, तो 90,000 का था, और 5,000 उसने जो भी खर्चा किया था वो था, तो 95,000 का 90% बेच दिया था, इतने परसेंट प्रॉफिट है। तो ये तो सिर्फ सेल्स है। अब ये सेल्स है तो इसको हम घटाएंगे। तो देखो स्टॉक कैसे लिया भाई, 54,000 का 20%, 10,800 था, और 2/5 लेंगे, क्योंकि 20%, क्योंकि 54,000 का 80% बिका था, 20% अनसोल्ड था, और 3/5 है ना वो खराब हो गया था, 2/5 थोड़ी ना हुआ था। तो 10,800 का 2/5 था, ये कौन ले लेगा, ये, ठीक है। ऐसे ही भाई स्टॉक जो बी ने लिया है, तो भाई 95,000 बनता था, 90 + 5,000 जो एक्सपेंसेस के थे उसका 90% बेच दिया था, 10% और ले लेगा। इसमें इसने ये नहीं बताया ना कि कोई वेस्टेज वगैरह हुई है, तो इसीलिए सिंपली हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब कोई भी एंट्री नहीं होगी, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से, सिर्फ क्लेम को दिखा देंगे। अब यहाँ पे हमें दिखाया कि नरेश एंड सुरेश है वो इंटर होते हैं ज्वाइंट वेंचर में परचेज एंड सेल करने के लिए प्लॉट्स को। नरेश कंट्रीब्यूट करता है 3 लाख एंड सुरेश करता है 2,40,000, और वो ओपन करता है एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट। कहता है कि लैंड मेजर करती है 12,000 स्क्वेयर मीटर वाज परचेज, तो 12,000 स्क्वेयर मीटर की लैंड परचेज की गई है 40 पर स्क्वेयर के हिसाब से, ठीक है। 1/6 एरिया है ना वो तो पब्लिक के लिए छोड़ दिया है, और बैलेंस है ना वो डिवाइड कर दिया 250 स्क्वेयर मीटर के हिसाब से प्लॉट्स में। तो देखो 12,000 की मतलब हमने लैंड ली थी, उसमें से 1/6 हमने पब्लिक के लिए छोड़ दिया, मतलब 2,000 स्क्वेयर मीटर हमने पब्लिक के लिए छोड़ दिया। तो 12,000 में से 2,000 घटाया 10,000 स्क्वेयर मीटर आ गया, और 250 स्क्वेयर मीटर का हम एक प्लॉट बना रहे थे, 250 से डिवाइड कर दिया, तो 40 प्लॉट टोटल हमारे पास हैं। क्वांटिटी पता चल गई हमें प्लॉट्स की। फिर इससे आगे इसने बोल दिया डेवलपमेंट एक्सपेंसेस थे, लीगल आर्किटेक्ट जो भी नरेश ने पे किए, सुरेश ने पे किया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ये सब हो गए। अब इनकम यहाँ से टिम्बर से हुई तो वो क्रेडिट में चली जाएगी। वह 20 प्लॉट को हमने बेच दिया 60 के हिसाब से, 250 स्क्वेयर मीटर का एक प्लॉट था, ठीक है, ये आ जाएगा। और एजेंट को 2% ब्रोकरेज मिला है, ठीक है, वो भी आ जाएगा, क्योंकि इसने पूरी 3 लाख की सेल करवाई थी प्लॉट्स की, उसके ऊपर 2% ब्रोकरेज। फिर इसने बोल दिया कि नरेश है ना वो रिटेन करता है एक प्लॉट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो नरेश में आ गया एक प्लॉट को 13,000 की कॉस्ट पे, और रिमेनिंग को ना 12,000 के हिसाब से बेच दिया। 19 प्लॉट बचे, 12,000 का एक बेच दिया, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, और तो कोई अलग से इसमें नहीं बताया, बस ये प्लॉट्स वाली एडजस्टमेंट देन कि पब्लिक के लिए छोड़ा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब बताते हैं कि शेयर्स में जब एडजस्ट करें हम बिजनेस को, तो यहाँ पे शेयर्स के बारे में आ गया। ए बी है ना वो बिजनेस कर रहे सेपरेटली एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का कॉन्ट्रैक्टर का ज्वाइंटली, और कहता है कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जो 80,000 कैश में और 20,000 वो फुल पेड शेयर्स में पे किया जाएगा। ए बैंक अकाउंट है वो ओपन करता है ज्वाइंट नेम से, ए पे कर रहा है 25,000, बी 15,000, और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 के रेशियो में। वेजेस पे की गई हैं वो 30,000 की हैं। मटेरियल परचेज 70,000 का, मटेरियल ए ने सप्लाई किया, बी ने आर्किटेक्ट फिक्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया एंड प्राइस इन कैश एंड शेयर्स हैं वो ड्यूली रिसीव हो गए, ज्वाइंट वेंचर क्लोज हो गया, और जो बचे हुए शेयर थे वो ए ने ले लिए, ठीक है, एग्रीड वैल्यू पर सारे के सारे 16,000 के, और बी ने ना स्टॉक ऑफ मटेरियल ले लिया, ठीक है, एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000 के हिसाब से। तो देखो बी ने 3,000 के हिसाब से स्टॉक लिया था, शेयर लिए थे इसने 20,000 के सारे। ये कैश पेमेंट आ रही 80,000 की, ठीक है, क्योंकि पूरा 1 लाख का वेंचर था ना, जिसमें से 80,000 तो कैश में पे हो रहे हैं, ये जो भी वेजेस वगैरह थी ये सब। अब शेयर्स पे में लॉस भी हुआ है, कैसे, क्योंकि ना 20,000 के शेयर्स थे, लेकिन लिए तो ए ने 16,000 में है, तो 4,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। ये जो वो पैसा लेके आए, जो भी मटेरियल उन्होंने खरीदा, जो भी फीस वगैरह थी वो सब, ये शेयर्स उन्होंने लिए 16,000 के, जो लॉस हुआ है ज्वाइंट वेंचर पे वो आ गया, एक्चुअल में जो उनका अकाउंट सेटल करना है जितने रुपए से वो सब,
ठीक है, बस ये याद रख लेना, जो शेयर एक्चुअल में उनकी वैल्यू इधर आएगी, जितने के लिए हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा लॉस वो इधर आएगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर का लॉस शेयर अकाउंट में भी दिखा रखा है इधर। ठीक है, अब है 10th का, इसमें भी यही है, ऐसे ही एडजस्टमेंट है कि एक्स एंड वाई है वो एंटर होते हैं जॉइंट वेंचर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बिल्डिंग को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख का, पेबल है 3 लाख इंस्टॉलमेंट में और 1 लाख फुली पेड शेयर्स में। ये बैंक अकाउंट ओपन करता है 1,20,000 और 80,000 रुपये के साथ, 1,20,000 और 80,000 के साथ। परचेज करते हैं मटेरियल 1,25,000 का, 60,000 का क्रेडिट पे कौन, जेड से तो जेड आ गया। टोटल वेजेज अमाउंटिंग टू 96,000, जिसमें से 20,000 वाई ने पे किया तो 20,000 वाई के नाम से और बची हुई 76,000 बैंक से। फिर आगे इसने बोल दिया कि आर्किटेक्ट फीस थी 15,000 की, तो 15,000 की आर्किटेक्ट फीस पे हो गई। कुछ मटेरियल था 20,000 का जो डिस्ट्रॉय हो गया था, फायर से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, तो जो क्लेम दिया सिर्फ वो हम यहाँ दिखा देंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिला है। तो 20,000 का हुआ था जिसका 80% क्लेम मिल गया, मतलब 16,000। फिर आगे इसने बोल दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो गया और जेड को सेटल कर दिया था 3,000 के डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी हमारे जेड को हमने डिस्काउंट दिया 3,000 का। और हाफ द नंबर ऑफ शेयर्स जो रिसीव है ना कंपनी में वो सोल्ड कर दिए फॉर कैश एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड अदर हाफ है वो एक्स वाई ने ले लिए। तो भाई 1 लाख थे शेयर, जिसमें से 50,000 तो दोनों ने ले लिए शेयर्स को। ठीक है, 50,000 सॉरी 50,000 दो पार्ट में बचा और 50,000 का 25-25 मतलब % दोनों ने ले लिया। ठीक है, ये तो इन दोनों के पास गया। अब बात आती है कि हमने उनको जो 50,000 हाफ है वो प्रीमियम पे हैं, तो जब उनको दिया गया है ना एक्स और वाई को, तो वो 10% डिस्काउंट पे दिया गया, तो 10% डिस्काउंट लेंगे 50,000 पे तो 5,000 का हुआ और 5% प्रीमियम की बात करेंगे तो 2,500 का। तो एक्चुअल में लॉस आ गया ना हमारे पास 5,000 माइनस 2,500 तो 2,500 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही वाली इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट पे दिया गया है ना, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब बात आती है अंडरराइट करवाना। कई बार क्या होता है कि कंपनी शेयर पब्लिक सब्सक्राइब ना करे तो एक अंडरराइटर को कहता है कि वो खुद सब्सक्राइब कर लेगा उनको। ठीक है, तो यही होता है कि कई बार क्या होता है कंपनी के जो शेयर्स इशू किए जाते हैं डिवेंचर वगैरह पब्लिक को, तो ज्वाइंट वेंचर इंटर होता है एग्रीमेंट में कि कंपनी के साथ की है ना वो ले लेगा शेयर्स का जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी। ठीक है, तो एग्रीड कमीशन वगैरह लेके उसके बदले तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। जो भी ज्वाइंट वेंचर मतलब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी एंट्री पास होगी बुक्स में ज्वाइंट वेंचर की जो शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा ना ज्वाइंट वेंचर की द्वारा परचेज करने के लिए शेयर्स, उसकी एंट्री होगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर तो पैसा लेके आएंगे। फिर पेमेंट जो भी की जाती है परचेज के लिए शेयर्स के लिए, तो शेयर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। फिर कमीशन को अंडरराइट करने के लिए एंट्री क्या होती है जो पेबल है टोटल में, चाहे शेयर्स कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए कितने ही नहीं, लेकिन कमीशन है नोट टोटल शेयर्स पे किया जाएगा। फिर है कमीशन अगर कैश में मिलता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट है ज्वाइंट वेंचर, अगर अंडरराइटिंग कमीशन वो शेयर्स में मिले तो शेयर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। और कहता है कि अगर शेयर्स को बेच दिया जाता है या किसी वेंचर के द्वारा ले लिया जाता है तो बेचा जाएगा तो बैंक अकाउंट, और अगर किसी वेंचर के द्वारा लिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट टू शेयर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना जो सेल ऑफ शेयर्स पे वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर अकाउंट से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। तो इलिस्ट्रेशन 11 देखते हैं। ए बी है वो एंटर होते हैं ज्वाइंट वेंचर में फॉर गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑफ 1,00,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। वो एग्री हो जाते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को 2-3 में, कमीशन इतना मिलेगा। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1,00,000 से, तो 10,00,000 पे हमें इतना कमीशन दिया तो कितना कमीशन बना 45,000 का। इस 45,000 को 2-3 के रेशियो में बांट देंगे। 6,000 अदर फुली पेड अप शेयर्स हैं। ठीक है, जो पब्लिक को सब्सक्राइब करते हैं 88,000 शेयर्स को। एंड जो बैलेंस है देखो आ गया ना ये हमारे पास कमीशन, और बैलेंस है वो गारंटेड इशू ऑफ शेयर्स टेकन बाय ए एंड बी ई कैश इक्वली। जो कमीशन इन कैश इज टेकन बाय द पार्टनर 4 और 5 में, कमीशन है वो 4 और 5 सॉरी कमीशन यहाँ पे 4 और 5 के रेशियो में बताया है। फिर बात आती है कि इंटायर शेयर होल्डिंग है ज्वाइंट वेंचर की वो बेच दी जाती हैं, तो कैसे 25% को 9 के प्राइस पे, 50% को इतने पे, 15% को इतने पे और रिमेनिंग को ए और बी इक्वली ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉस हुआ है जो भी सेल्स को ट्रांसफ़र करने पर वो पैसा दिखाया गया है। यहाँ पे जो भी हमारा कमीशन बना था वो दिखाया गया है। फिर 6,00,000 थे फुल्ली पेड थे, तो इनके ऊपर कितना कमीशन बनता है वो दिखाया गया। 10 के हिसाब से 60,000 के हो गए। और ये ए का अकाउंट ये बी का अकाउंट है, तो 1,20,000 जो बनते थे ठीक है कंप्लीट, जो अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हाफ, तो कहता है कि उसका हाफ ए लेके आएगा और हाफ बी लेके आएगा। और ये तो जॉइंट वेंचर से जो प्रॉफिट हुआ है। फिर कमीशन जो भी बनता है तो 4 और 5 का रेशियो था, ये ए के में आ गया ये बी के में आ गया, 4-5 के रेशियो में बांट दिया।
फिर जो भी शेयर इन दोनों ने लिए हैं बचे हुए हाफ, तो कितने शेयर्स बचे थे वो यहाँ से समझ सकते हो भाई। देखो 18,000 शेयर्स थे जिनमें से 25% को नोट के हिसाब से 50% इतने इतने, ये आ गया था। इसमें से बचे थे हमारे पास 1800 का हाफ ए ने ले लिया और हाफ बी ने ले लिया, तो इन दोनों को 7200 आ गया, वो हमने इधर दिखा दिया। ठीक है, ए ने भी और बी के अकाउंट में भी। ठीक है, लास्ट में पेमेंट हो जाएगी। बैंक अकाउंट है कि भाई नंबर ऑफ जो भी सब्सक्राइब किए थे पब्लिक ने, पब्लिक से जो भी पैसा आया, ठीक है, जो भी कमीशन था उनका, जो लास्ट में फाइनल पेमेंट हुई उन दोनों को, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, वो सब इसमें दिखा रखा है। क्योंकि 6,000 फुली पेड अप शेयर्स थे ना, इसीलिए। और पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया वो भी तो पैसा आएगा, तो ये सारा क्योंकि वो ना ए और बी वो इक्वली लेके आए थे, कैसे गारंटी कर रहे थे ना, इसीलिए। ऐसे ही हमारा 12 का इलिस्ट्रेशन है। बस इसमें क्या है कि प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 14 से एंट्री हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम है ना, तो कमीशन 14 की वैल्यू से हो जाएगा प्रीमियम। ठीक है, और तो बिल्कुल सेम पीछे वाले जैसा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।